देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को घरों की बढ़ती कीमतों, खासकर बड़े शहरों में, पर चिंता जताई और कहा कि अगली बार जब कोई आपको सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आंकड़े बताए तो उन्हें अपने घरेलू बजट के बारे में सच्चाई बताएं। गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की जिसमें दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में आय के हिसाब से शीर्ष 5% शहरी परिवारों के लिए भी मुंबई में घर खरीदने के लिए 100 साल से अधिक की बचत करनी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, आपने सही पढ़ा और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं इसे दोहराता हूँ। मुंबई में घर खरीदने के लिए भारत के सबसे अमीर 5% लोगों को भी 109 साल तक अपनी आय का 30% बचाना होगा। कांग्रेस ने गुरुवार को अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच के लिए कथित तौर पर अब तक मुख्य जांचकर्ता की नियुक्ति नहीं किए जाने को लेकर सरकार पर हमला करते हुए कहा कि देरी अस्पष्ट और क्षमा करने लायक नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की जिसमें दावा किया गया है कि अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के लगभग एक पखवाड़े बाद भी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने दुर्घटना की जांच के लिए अभी तक मुख्य जांचकर्ता की नियुक्ति नहीं की है। जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अहमदाबाद में हुए भयावह विमान हादसे के एक पखवाड़े बाद भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अभी तक जांच के लिए मुख्य जांचकर्ता की नियुक्ति नहीं की है। पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आज मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक विजिलेंस ब्यूरो ने बुधवार को मजीठिया को 540 करोड़ रुपए से अधिक के ड्रग मनी के कथित शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। विजिलेंस टीम द्वारा उनके अमृतसर स्थित आवास पर छापेमारी के बाद यह गिरफ्तारी की गई। लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे पर गुरुवार को एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए हैं। घायल हुए लोगों में नेपाल के एक नागरिक भी शामिल हैं। बिहार के दरभंगा से दिल्ली आ रही स्लीपर बस सड़क हादसे का शिकार हुई है। इस बस में लगभग 60 से 65 यात्री मौजूद थे। स्लीपर बस में मौजूद सभी घायल यात्रियों को सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है। यह स्लीपर बस बालू से लदे ट्रक से हुई टक्कर की वजह से अनियंत्रित हो गई थी। बस हाईवे के नीचे 30 फुट खाई में जा गिरी। सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती घायल यात्रियों ने आरोप लगाया है कि बस चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गुरुवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। 4 धाम यात्रा पर जा रहा एक टेम्पो ट्रैवलर वाहन स्टेट बैंक मोड़ घोलतीर के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा और अलकनंदा नदी में समा गया। जिला प्रशासन के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो ट्रैवलर रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ की ओर जा रहा था। घटना की सूचना आज सुबह करीब 8 बजे मिली, जिसके बाद जिला पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन इकाई और स्थानीय लोगों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त वाहन में चालक सहित कुल 20 लोग सवार थे। यह एक 31 सीटर टेम्पो ट्रैवलर था जिसमें उदयपुर, राजस्थान और गुजरात से आया परिवार 4 धाम यात्रा पर था। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने बताया कि हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 10 यात्री लापता हैं। नदी में बही बस की खोजबीन और लापता यात्रियों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जनपद रुद्रप्रयाग में एक टेम्पो ट्रैवलर के नदी में गिरने का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ सहित अन्य बचाव दलों द्वारा युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूँ। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में उपचार के दौरान एक पेशेंट द्वारा एक महिला पेशेंट के साथ कथित मारपीट और बलात्कार पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना कि अस्पताल में उपचार के लिए आई एक रोगी के साथ बलात्कार किया गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। रोगी की आयु 20 वर्ष थी। सरकार ने इस घटना को छिपाने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी स्कूल और अस्पताल बदहाल होते जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को इस्राएल से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को माफ करने या भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनके मुकदमे को रद्द करने का आह्वान किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू पर 2019 में रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप में इस्राएल में अभियोग लगाया गया था, जिनमें से सभी को नेतन्याहू ने नकार दिया। मुकदमा 2020 में शुरू हुआ और इनमें 3 आपराधिक मामले शामिल हैं। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने
ट्रुथ सोशल पर लिखा कि बीबी नेतन्याहू का मुकदमा तुरंत रद्द किया जाना चाहिए या एक महान नायक को क्षमा प्रदान की जानी चाहिए जिसने इसराइल के लिए बहुत कुछ किया है। ट्रंप ने आगे कहा कि उन्हें पता चला है कि नेतन्याहू को सोमवार 30 जून 2025 को अदालत में पेश होना है। ट्रंप ने नेतन्याहू की प्रशंसा करते हुए अपने पोस्ट में लिखा कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका ही था जिसने इसराइल को बचाया था और अब यह संयुक्त राज्य अमेरिका ही होगा जो बीबी नेतन्याहू को बचाएगा। हो रहे शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सम्मेलन में गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले का जिक्र किया। चीन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले और लश्कर-ए-तैयबा के भारत में किए गए पहले के आतंकी हमलों में समानता देखी जा सकती है। आतंकवाद के खिलाफ अपने रक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए और सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों को रोकने और उन्हें कमजोर करने के लिए भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक शुरू किया। इसका मकसद सीमा पार के आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना था। रक्षा मंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं चल सकते। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भारी बारिश के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। इसकी पुष्टि कांगड़ा के डीसी हेमराज बैरवा ने की। इसके अलावा राज्य के कुल्लू जिले में भी कम से कम 3 जगहों पर बादल फटने के बाद नदियां और नाले उफान पर हैं। स्थानीय विधायक और बीजेपी नेता सुरेंद्र शौरी ने कहा कि मुझे सेंज इलाके समेत कई जगहों से बहुत सारे फोन आए हैं। भारी बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। लोगों से गुजारिश है कि नदी नालों के पास ना जाएं। वहीं कांगड़ा के डीसी हेमराज बैरवा ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि हमने 2 शव बरामद किए हैं। SDRF पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर तैनात है। उन्होंने कहा कि हम लापता लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए लोगों की गिनती कर रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुए अमेरिकी हमलों के बाद रूस ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग खत्म कर लिया है। बता दें कि एजेंसी विभिन्न देशों के परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। रूस के राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये फैसला ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बिना वजह किए गए हमलों का नतीजा है। मौजूदा हालात के चलते अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की साख को भारी नुकसान पहुंचा है। ये स्थिति चिंता का विषय है। आपको बता दें कि रूस को ईरान के सहयोगी के तौर पर देखा जाता है। रूस ने हाल ही में ईरान पर हुए हमलों की भी निंदा की थी। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य देशों वाले ब्रिक्स समूह ने ईरान के खिलाफ हुए सैन्य हमलों पर चिंता जताई है। ब्रिक्स ने साझा बयान जारी किया है जिसमें कहा गया कि हम 13 जून से ईरान के खिलाफ हुए सैन्य हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। ब्रिक्स ने साथ ही सभी पक्षों से मौजूदा संवाद और कूटनीति के माध्यम से बातचीत करने की अपील करते हुए शांतिपूर्ण तरीकों से मतभेदों को सुलझाने की बात कही। बता दें कि ब्रिक्स का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में भारत ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के उस बयान से खुद को अलग कर लिया था जिसमें ईरान पर हमले के लिए इसराइल की आलोचना की गई थी। लेकिन ब्रिक्स के इस बयान से भारत ने खुद को अलग नहीं किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.